सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम रचना अनुवाद कौमुदी के तृतीय अध्याय के अंतर्गत लट लकार उत्तम पुरुष वर्णमाला और महत्वपूर्ण धातु परिवर्तन संबंधी नियमों पर दृष्टिपात करेंगे। इस अध्याय की रूपरेखा में सबसे पहले जो व्याकरण की जो नींव शब्दकोश सर्वनाम संज्ञा धातु अवयव आदि का अध्ययन, तत्पश्चात उसी के साथ व्याकरणिक नियम आकारांत शब्द एवं लट लकार उत्तम पुरुष, संस्कृत वर्णमाला का शास्त्रीय वर्गीकरण स्वर एवं व्यंजन सहित और विशेष धातु परिवर्तन एवं अशुद्धि शोषण अनुप्रयोग पर विचार किया जाएगा। आवश्यक शब्दावली में शब्दकोश में सर्वनाम उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने प्रथम पुरुष स तो ते, मध्यम पुरुष त्वाम, स तो ते त्वाम, युवाम यूयम। अब हम उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम का हिंदी अर्थ होता मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम शब्द। आकारांत संज्ञा यानी रमा, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। बाला ये भी आकारांत है जिसका अर्थ होता है लड़की। कन्या लड़की। लता कथा, क्रीड़ा पाठशाला, विद्या। तत्पश्चात धातु क्रिया। दृश्य धातु का अर्थ होता है संस्कृत में देखना। अस्ता धातु का अर्थ होता है रुकना। सद का अर्थ होता है बैठना। और पा धातु पीने के अर्थ में, ग्रह धातु सूंघने के अर्थ में, स्मी धातु श्रवण करना याद करना के अर्थ में, जी धातु जीतना के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अवयव पर दृष्टिपात करें तो इतः अवयव का अर्थ होता है यहाँ से, ततः अवयव का अर्थ होता है वहाँ से, यतः अवयव का अर्थ होता है जहाँ से, और कुतः अवयव का अर्थ होता है कहाँ से। किम का अर्थ होता है क्या, कथम का अर्थ होता है क्यों, कैसे, और न का अर्थ होता है नहीं। शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द के समान, यानी बाला, कन्या, लता, विद्या, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं। ये सभी शब्द आकारांत शब्दों के रूप इस रमा के समान चलते हैं। जैसे प्रथमा कर्ता कारक में रमा, रम्मे, रमाह प्रथमा। द्वितीया कर्म कारक में चलेगा रमाम, रम्मे, रमाह द्वितीया। इसी तरह से बाला का देखें तो बाला, बाले, बालाह प्रथमा, बालाम, बाले, बालाह द्वितीया। लता, लते, लताह प्रथमा, लताम, लते, लताह द्वितीया। इसी तरह से सभी के रूप आकारांत स्त्रीलिंग के इस रमा शब्द रूप के समान चलते हैं। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम। लट लकार उत्तम पुरुष वर्तमान काल के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्तम पुरुष के कर्ता अहम, आवाम, वयम आदि के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम होता है। तो अगर भू धातु का प्रयोग हमें करना है तो भू धातु उत्तम पुरुष के जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप है भवामी, भवाव, भवामह, इन्हीं के साथ आएगा। यानी अहम के साथ हमेशा भवामी का प्रयोग होगा, आवाम के साथ भवाव का प्रयोग होगा और वयम के साथ भवामह का प्रयोग होगा। जैसे अहम भवामी यानी मैं होता हूँ, और आवाम भवाव हम दोनों होते हैं, वयम भवामह हम सब होते हैं। यह नियम सभी साधारण धातुओं पठ, घम आदि पर समान रूप से लागू होता है। जैसे घम पठामी का देखें तो अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। गच्छ का देखें अहम गच्छामी, आवाम गच्छावह और वयम
गच्छामः। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण धातु परिवर्तन। लट, लोट, लंग और विधिलिंग लकारों में निम्नलिखित धातुओं के मूल रूप बदल जाते हैं। अनुवाद करते समय परिवर्तित रूप का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। जैसे मूल धातु दृश्य, इसका रूप होता है, इसका अर्थ होता है देखना, लेकिन इसका अनुवाद करते समय इसका परिवर्तित रूप जो होता है वह पश्य हो जाता है, यानी इसके जो रूप चलेंगे वह पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति इस तरह से चलेंगे। प्रथम पुरुष में पश्यति से बनता है और मध्यम पुरुष में पश्यामि से। अस्था धातु का अर्थ है रुकना, लेकिन इसका जो परिवर्तित जो रूप होता है वह तिष्ठ से चलता है, यानी तिष्ठति, तिष्ठामि से चलता है। सद का अर्थ होता है बैठना, इसका जो परिवर्तित रूप होता है वह सिद्ध होता है, यानी सिद्धति, सिद्धामि। पा धातु का अर्थ होता है पीना, लेकिन परिवर्तित रूप में ये पिब धातु से चलता है, यानी पिबती, पिबामी से चलता है। ग्रा धातु का अर्थ होता है सूंघना, लेकिन परिवर्तित रूप में ये जिग्र यानी जिग्रति, जिग्रामी से चलता है। और घम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन इसका परिवर्तित रूप जो है वो गच्छ धातु के रूप में चलता है, गच्छति, गच्छामि से चलता है। लेकिन श्रवण करना यानी स्मृति और जी यानी जितना, जयति के रूप नहीं बदलते, ये इसके अपवाद है। श्रम धातु स्मृति से चलता है और जी धातु जो जितना है वो जयति के रूप में ही चलता है, ये अपवाद स्वरूप है, इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। संस्कृत वर्णमाला का शास्त्रीय वर्गीकरण। संधि नियमों को समझने के लिए वर्णों के पारिभाषिक नाम कंठस्थ होना अनिवार्य है। यानी जो स्वर है संस्कृत में, हम उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। दीर्घ स्वर, ऋस्व और मिश्रित, और पहले है एक मात्रा काल में जो उच्चारित होते हैं वह स्वर ऋस्व स्वर कहलाते, 5 होते, अ, ई, उ, री और री। और जो दीर्घ स्वर हैं वह 4 प्रकार के हैं संस्कृत में, आ, ई, उ, री। मिश्रित जो 2 स्वरों से मिलते हैं वे मिश्रित स्वर कहलाते हैं। 2 भिन्न स्वरों के मेल से, ये संस्कृत में 4 हैं, ए, आई, ओ और औ। जो ए है वह अ प्लस ई से इन स्वरों से मिलता है। आई जो है वह अ प्लस ए से बनता है, अ प्लस उ से ओ, और अ प्लस औ से, अ प्लस ओ से औ बनता है। इस प्रकार से इन मिश्रित स्वरों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम संस्कृत वर्णमाला के शास्त्रीय वर्गीकरण में व्यंजन को देखें तो हमारे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तथा इस 4 वर्गों में प्रत्येक में 5 वर्ण हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, वर्ग, अंग, च, छ, ज, ज्य और य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ संपूर्ण पंक्ति है और अंतिम अक्षर इसमें अनुनासिक है। अंतस्थ व्यंजनों में य, र, ल, व को सम्मिलित किया जाता है और उसमें श, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह। तालव्य से उच्चारण होने वाला तालव्य, मूर्धन्य से उच्चारण होने वाला मूर्धन्य और दंत से उच्चारित होने वाला स दंत्य कहलाता है। अतिरिक्त हमारे संस्कृत में अनुस्वार एवं विसर्ग ये भी सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम विशिष्ट नियम में श्रम धातु का प्रयोग देखते हैं। यानी श्रम यानी श्रवण करना धातु के साथ कर्म में प्रसंग के अनुसार इसकी विभक्तियां बदलती है। जैसे साधारण रूप में अगर श्रवण धातु का प्रयोग किया जा रहा है श्रवण अर्थ में, तो इसमें द्वितीय यानी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे अहम पाठम स्मरति, ईश्वरम स्मरति, पाठ को याद करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, तो स्मरति धातु का इसमें प्रयोग करके इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग करके पाठम स्मृति और ईश्वरम स्मृति शब्द बनेगा। इस वाक्य का प्रयोग इसमें किया जाता है। परंतु विशेष स्मरण आ जाए तो इसमें षष्ठी विभक्ति संबंध का अर्थ प्रकट होता है। जैसे मातुः स्मरति, यानी विशेष स्मरण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका विस्तृत अध्ययन
हम आगे की आने वाली क्लासों में करेंगे। धातु परिवर्तन के नियमों का व्यावहारिक प्रयोग एवं त्रुटि विश्लेषण अशुद्धि शोधन पर दृष्टिपात करते हैं। जैसे वाक्य लिखा हुआ है अहम अस्तामि, अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप होगा अहम तिष्ठामि, क्योंकि अस्ता धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है, इसीलिए अस्तामि की जगह तष्टामि शब्द सही रहेगा। फिर वयम दृशामः, तो यहाँ पर इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा वयम पश्यामः। यह वाक्य सही बनेगा क्योंकि दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है। अहम जलम पामि, तो शुद्ध वाक्य होगा इसका अहम जल पिबामि, पा धातु को पिब आदेश होता है। वयम सदामः, तो शुद्ध वाक्य होगा वयम सिदामः, क्योंकि सद धातु को सिद्ध आदेश होता है और शब्द बनता है सिदामः। वयम ग्रामः, तो इसका शुद्ध वाक्य बना वयम जिग्रामः, क्योंकि ग्रा धातु को जिग्र आदेश हो जाता है, इस कारण से सही वाक्य बनेगा वयम जिग्रामः। इस तरह से आज की इस क्लास के अध्ययन सार पर हम दृष्टिपात करें तो कर्ता क्रिया समन्वय। अनुवाद का मूल मंत्र कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। जैसे अहम पठामि, वयम पठाव, क्योंकि क्रिया अगर उत्तम पुरुष एक वचन की है तो क्रिया भी उसी के अनुसार बनेगी, धातु रूप भी उसी के अनुसार उसमें परिवर्तित। संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। फिर धातु परिवर्तन बता रहे हैं, लट लकार में अनुवाद करते समय दृश्य अस्था पाह आदि की मूल धातुओं का नहीं बल्कि उनके परिवर्तित रूपों पश्य तिष्ठ पिब आदि का प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि दृश्य धातु पश्य में परिवर्तित होती है, अस्था तिष्ठ में और पा पिब में परिवर्तित होती है। संस्कृत, हिंदी और व्याकरण के आगामी नियतों को समझने के लिए वर्णमाला के जो क वर्ग से जो प वर्ग 5 वर्गों का हमें ज्ञान अचूक अस्त्र है, इसे हमें हमेशा क्रमबद्धता से याद रखना चाहिए। इस तरह से आज हमने रचना अनुवाद कौमुदी में उल्लेखित तृतीय अध्याय का अध्ययन किया। आगे की क्लास में हम इसके आगे के अध्याय उसके नियमों पर दृष्टिपात करेंगे। धन्यवाद।